So, dear students, today we are starting the fifth part of the units and measurement. In this part, we will discuss the basic forces and some method of the indirect measurement. So, you are supposed to know that there are basically four fundamental forces, in which two are the macroscopic, two forces are macroscopic, and two forces are microscopic. Macroscopic means which act at the large distance, and microscopic नाम से पता चल रहा है which act for the small distance. And the name of these force N, E, W, G. N is nuclear force, E is electromagnetic force, W is weak force, this is also weak nuclear force or weak force, and gravitational force. अगर आपसे कोई पूछता है which is the weakest force in the universe, you will say gravitational force is weakest force. मैंने अरेंज उसी ऑर्डर में किया है. Which is the strongest force? Nuclear force of attraction is the strongest force. So ये आपको बेसिक बात पता होना चाहिए. I have arranged in the order of the decreasing strength. So this is the situation. Strong nuclear force, strongest force, then weakest force in the universe, that is the gravitational force. अब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से. बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही जो न्यूक्लिय होता है वो स्टेबल होता है और न्यूक्लियस आपस में एक साथ रहते हैं. अगर मैं कहता हूँ कोई भी न्यूक्लियस है, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ये तुम्हें पता है. अल्टीमेटली चार्ज की बात करो तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए. बट फिर भी काफी सारे न्यूक्लियस स्टेबल है. इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन, उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर रहा है. दैट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज द न्यूक्लियर फोर्स. इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसकी वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल रहते हैं. बट इनकी क्या प्रॉब्लम है? दीज एक्ट ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस. जैसे न्यूक्लियस की साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ जाएगा और न्यूक्लियर अनस्टेबल होकर स्प्लिट हो जाएगा. तो इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम क्या कहते हैं. तो हम आगे देख लेते हैं इसको. देखिए, दिस इज द फोर्स विच होल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम टुगेदर, दैट यू नो वेरी वेल. And this force act for extremely short range force, as I told you. And nuclear force interaction between the, just a second, yeah, interaction between the proton and neutron, although I told you it is very short range, it act only for the 10⁻⁻15 meter, which you are supposed to know very well. अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की. जैसा कि नाम पर से पता चल रहा है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पार्टिकल्स. आपको पता है अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस r है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है F = K Q1 Q2 by r². लाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है. इसी तरह मैग्नेट में आपने पढ़ा नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपेल होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे अट्रैक्ट होंगे. तो ये आपने पढ़ा हुआ, वही बेसिक बात है. लाइक दिस, like charge repel each other, opposite charge attract each other, interaction between the magnet, this is the electromagnetic force. इसकी रेंज काफी लार्ज होती है. ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब एक्चुअली इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना नॉलेज नहीं लेना. बट आपको ध्यान, जब रेडियो एक्टिविटी डीके होती है, व्हेन न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन लाइक दिस. अगर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी न्यूट्रॉन की, आगे हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरा पढ़ेंगे. ये एक न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज रिलीजिंग वन प्रोटॉन, साइमल्टेनियसली वन एंटी न्यूट्रॉन आल्सो रिलीज्ड. एंड इफ प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन, इट गेट द पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये रिएक्शन होती है. तो ड्यूरिंग बीटा माइनस डी के, इसको बीटा माइनस डी के भी बोल सकते हो आप. इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, a neutron is converted into proton, and during beta plus decay, इसको beta plus decay भी बोल सकते हो,
प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन। तो ये वो काफी वीक फोर्स है इन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन होती है, तो ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द एलिमेंट्स। जनरली बीटा डीके की हम लोग बात करते हैं। देखिए, act at extremely small distance within the nucleus, responsible for radioactive decay, and कब अकर होता है? when neutron change into proton, proton change into neutron, this change the identity of the element also, so that you are supposed to know। बाकी इसको डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। I have written here these force will be discussed in the higher class। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें तो आप चैंपियन है और आपको चैंपियन होना भी होगा। F इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो इट, एंड दिस इज अ वेरी हाई रेंज इनफाइनाइट डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन द अर्थ एंड मून आल्सो, सो एंड दिस इज द नेचर इज अट्रैक्टिव नेचर। सो ये देखिए, weakest of all fundamental force but act over very long distance, so range is infinite, always attractive in nature, and gravitational force इसका मेन रीजन क्या होगा? इंट्रैक्शन बिटवीन द मास पार्टिकल। अगर दो बॉडी में मास है तो डेफिनेटली उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा। अब हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। एक तो आपको ये आना चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, लाइक दिस। अब मैं कहता हूँ एक एंगल है पाई बाय 6, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप क्या करोगे? पाई बाय 2 में से पाई बाय 6 माइनस कर लेंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बना दो, तो आपका 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया? 2 पाई बाय 6। आपका आंसर कितना आ गया? पाई बाय 3। अब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 2 पाई बाय 3 का, दोनों का सम पाई होना चाहिए, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 3। यहाँ भी 3 बना दो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पाई माइनस 2 पाई क्या बच गया? पाई बाई 3। तो हम चेक कर लेते हैं। पाई बाय 6 का तो क्या आ गया? पाई बाई 3, एंड 2 पाई बाई 3 का पाई बाई 3 जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने देखा था। को टर्मिनल एंगल, नाम से पता चल रहा है, सेम इनिशियल साइड, इनके टर्मिनल एक ही जगह, जैसे यहाँ पे आपको फील हो रहा है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा फाइंड टू को टर्मिनल एंगल फॉर 240 डिग्री। देखो कितने भी सारे एंगल बन सकते हैं को टर्मिनल। जैसे अगर एक एंगल है 240 डिग्री, आपसे कहा इसका को टर्मिनल एंगल निकालो, तो आप इसमें 368 कर दो। जैसे 368 करोगे 0 6 4 10 3 2 5 600 डिग्री। अब 600 डिग्री में फिर 368 कर दो तो कितना हो गया? 6 3 9 960 डिग्री। तो अभी हमने 2 पॉसिबल आंसर लिखे हैं, ऐसे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ये को टर्मिनल एंगल की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो फाइंड टू को टर्मिनल एंगल, अब प्लस और माइनस दोनों निकालने हैं। देखो कैसे करोगे? माइनस 2 पाई बाई 3 है, पहले इसमें आप प्लस 2 पाई ऐड कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बना दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 पाई माइनस 2 पाई क्या बच गया? 4 पाई बाई 3। 3 2 जा 6 पाई माइनस 2 पाई, ओके 4 पाई बाई 3। ये तो पॉजिटिव आ गया। अब मुझे नेगेटिव लेना है, तो माइनस 2 पाई बाई 3 में से माइनस 2 पाई कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 3 2 जा 6 6 2 8, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 8 पाई बाई 3। तो आई हैव रिटन हियर 2 पॉसिबल आंसर, लेकिन आपको पता है देयर कैन बी मोर आंसर्स आल्सो। सो एक आपको लॉजिक दे दिया कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये सिंपल है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं दैट यू आर सपोज टू नो। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये आपको काम करना ही है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड तो आप सभी जानते हैं। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए? 62 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। अच्छा आपको पॉसिबल एंगल को डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी पहला सवाल है आपको 36 डिग्री 50 मिनट 10 सेकंड को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? 36 तो ऑलरेडी डिग्री में आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो डिग्री में बात ही खत्म। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट होते हैं 60 मिनट,
तो देखो 60 मिनट में 1 डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 50 मिनट में कितने हो गए 50/60 डिग्री। सिमिलरली 10 सेकेंड से 10 सेकेंड में निकालोगे तो क्या हो गया 60 इंटू 60। अब आप इस कैलकुलेशन को तो आप खुद से कर ही लेंगे, ये भी डिग्री में आ गया। देखिए लाइक दिस, तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सिमिलरली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आपको पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस आप ये लॉजिक ध्यान रख लीजिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आपसे अपने आप हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल है 135 डिग्री, 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया पाई/180 रेडियन, और 135 डिग्री का मतलब क्या हो गया इंटू 135 कर लो। ये बात सबको समझ में आ गया। इसको कैंसिल भी कर सकते हो, जो भी कटिंग करनी कटिंग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद -80 डिग्री है, तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिख लूँ -80 इंटू पाई/180, क्योंकि मैं यहाँ से सीख गया हूँ 135 को मैं पाई/180 लिख सकता हूँ, तो -80 को पाई/180 कर सकता हूँ। इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे। हम आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए आपने यही सोचा, अब कन्वर्ट टू डिग्री, ये रेडियन में इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो लास्ट में मैंने आप क्या किया पाई/180, तो यहाँ 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। क्योंकि लॉजिक तो वही ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इस तरह से सोल्व करना है। मल्टीपल सब मल्टीपल, ये टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए। जैसे सब मल्टीपल का टेबल क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीपल की क्या, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो मैं टेबल शो करूँ, आपको लर्न होना चाहिए। कहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे आपसे पूछे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलो देखो 10⁻3, तो आप क्या लोगे 10⁻3 ग्राम। 1 गीगा सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 10⁻9 सेकंड। 1 एक्सा सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 10⁻18 सेकंड। अब मैं सब मल्टीपल के टेबल पे आता हूँ, जो मैंने आपसे बोला था आपको लर्न करना है। 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 10⁻6 सेकंड। 1 पिको सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 10⁻12 सेकंड। तो ये टेबल आपको पूरा लर्न करना होगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको लर्न करने हैं। एक तो फर्मी मीटर डिस्टेंस बहुत काम आता है फॉर द न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ये होता है 10⁻15 मीटर। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। 1 एक्सरे यूनिट इतना काम नहीं आता, लर्न कर लेना 10⁻13 मीटर। एंगस्ट्रॉम फिर बहुत काम आता है 10⁻10 मीटर। माइक्रोन या माइक्रोमीटर एक ही बात है 10⁻6। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। इट इज रफली डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 10⁸ किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, ये आपको लर्न करना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो पार्सेक को भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको भी लर्न करना है, जिसपे आपको काफी काम करना है। 1 फर्मी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंगस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंपॉर्टेंट है, और लाइट ईयर और पार्सेक, उनको दोनों को आप छोड़ सकते हैं। अब मैं पार्सेक की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये आपको फील होना चाहिए। ये सपोज सन है, आपको पता है सन के अराउंड अर्थ रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, ये आपको पता है, तो चल रही है अर्थ, ये आपकी अर्थ है। और आप बोलते हो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेटली 1 पार्सेक, सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक पॉइंट ले, ऐसा पॉइंट लो, सन को अर्थ से जोड़ो, कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा। इस पॉइंट के डिस्टेंस चेंज करते जो एंगल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सपोज ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे एंगल बन रहा है, और ये एंगल मेरा आ रहा है 1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। वो डिस्टेंस जहां पे अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 सेकेंड एंगल बनाती है, उस डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक कहते हैं। और 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होता है, जो आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न होना चाहिए।
इसको भी हम देख लेते हैं लाइक दिस। अब मास की बिगेस्ट यूनिट ऑफ द मास इज चंद्रशेखर यूनिट। वन चंद्रशेखर यूनिट इज 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, जो आपको लर्न करना है। मेट्रिक टन तो आपको पता है 1000 किलोग्राम होते हैं, क्विंटल आपने बचपन में पढ़ा है 100 किलोग्राम होते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये आपको केवल लर्न करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यू कैन रीड इट, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप एक बार रीड कर लीजिए नॉलेज के लिए। कभी कंपटीशन में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए, तो जस्ट यू कैन रीड दिस स्लाइड आल्सो। दिस कन्वर्जन यू आर सपोज्ड टू नो, कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। शेक इज द ऑब्सोल्यूट यूनिट, आजकल टाइम की वाली यूनिट काम नहीं आती है, बट कन्वर्जन है 1 शेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड, जो आपको लर्न करना है। अब ये आपके काम के हैं। रिफ्लेक्शन मेथड, जिसको हम इको मेथड कहते हैं, रडार और सोनार में यूज किया जाता है। रडार एरो डिटेक्शन रेंजिंग, सपोज आपके रडार एंटीना है, यहां से आपकी साउंड वेव चल रही है, ऑब्जेक्ट है, उस पर स्ट्राइक करती है, फिर लौट के आती है। अब जो यहाँ से वेव चलती है वो होती है रेडियो वेव। एक तो ये ध्यान रखना, रडार में कौन सी वेव होती है, रेडियो वेव। स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आप यही लेंगे, ठीक है। अब जैसे वेव जाती है, वेव स्ट्राइक करती है, लौट के आती है, आप टाइम ऑफ रिसेप्शन टी कैलकुलेट करते हो। टी इज द टाइम ऑफ रिसेप्शन, यानी कितने टाइम में रे यहाँ से निकली या स्ट्राइक करी फिर लौट के आएगी, उतनी देर में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 2x। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ से लोगे v इंटू t/2। तो आप v गिवन होगा, नहीं होगा तो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे। टाइम फॉर इको, यानी आने और जाने का टाइम गिवन होगा, तब आप क्या लिखोगे, टाइम फॉर इको इज t, सो x इज गिवन बाय v इंटू t/2। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लाइक दिस। अब सोनार, सेम लॉजिक, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव चलती है, टारगेट पे स्ट्राइक करती है, रिबाउंड होके आती है, आपने टाइम फॉर इको निकाल लिया, आने जाने में डिस्टेंस डबल ट्रेवल करी, तो 2x इक्वल टू v इंटू t, v इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव, इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल, 100% इट विल बी गिवन, वही आपको यूज करनी है। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल देख, A laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light, बिल्कुल सही है। These properties of the laser light can be exploited to measure long distance. The distance of the moon from the earth has been already determined very precisely using a laser as a light source, ठीक है जी। As a laser light beam at moon take 2.5 seconds to return after reflection at the moon surface। अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चल गया है इस सवाल में। यहाँ पे देखो, a laser light beamed at moon take 2.5 seconds to return after reflection at the moon surface। ये अर्थ है और ये मून है। आपने अर्थ से मून पे एक लाइट डाली और ये लौट के आ रही है, आने जाने में टाइम लगेगा 2.56 सेकेंड। तो टाइम फॉर इको कितना हो गया, टाइम फॉर इको 2.56 सेकेंड, आने जाने में टाइम लग रहा है। अब ये कह रहा है हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट, ओके, lunar orbit means sorry, this moon is moving around the earth। ये जो डिस्टेंस, इसको आप lunar orbit बोलते हो। तो इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ, यहां से यहां तक की। तो 2.5 सेकंड में लाइट बीम जाती है और आती है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 2x। ये बात तो सबको पता चल गई, x आपको निकालना है। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब लेजर लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जाने में टाइम कितना लगा, 2.56 सेकेंड, यही लगा आप लोगों को। अब हम लोग कैलकुलेटर से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x आप क्या आ गया, 3 × 10⁸ इंटू 2.56। तो ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो इफ यू विल कैलकुलेट इट प्रॉपरली, योर आंसर विल बी एज आई एम गेटिंग हियर 3.84 into 10⁵ kilometer, that you will get. This is the answer. Okay, next देखते हैं क्या है।
example, okay, sonar is given to you, and in a submarine equipped with the sonar, the time delay between generation of the probe wave and reception of its echo, यानी time for echo is given to you, आने जाने में time 77 सेकेंड, ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन. अब आना और जाना, तो डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन कितनी कवर करेगा, 2x. डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी गिवन है आपको, 1450. टाइम कितना है, 77. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 1450 इंटू 77 अपॉन 2. आप x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ. तो 1450/77, तो आपका आंसर आएगा 55.825 किलोमीटर्स में. चेक कर लीजिए, हम आगे देख लेते हैं इसको. एक सवाल हो रहा है आपके लिए, देखिए इस सवाल में. द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर are so distant that light emitted by them take billions of years to reach that. ठीक है जी. These objects known as a quasar have many puzzling features which have not yet been satisfactorily explained. कोई बात नहीं. What is the distance in kilometer? तो आपको distance in kilometer निकालना है. Quasar और star which light take 3 billion years to reach to us. वहाँ से light को हमारे पास में आने में 3 billion years लगते हैं. हमें distance निकालनी. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम. सीधी सीधी बात है. अब लाइट की स्पीड सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो हम लोगों को पता है. अब देखो टाइम कितना लग रहा है. सबसे पहले आप देखो 3 बिलियन ईयर्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁹, ये ईयर्स आ गए. अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, ध्यान देना. इसको करोगे 3 इंटू 10⁹, ईयर आ गए. अब ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज. 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर. 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड. ये सारी कहानी हो गई, और ये सब कुछ सेकंड हो गया. तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, बिकॉज मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर बच गया. अब जो भी आएगा आंसर उसको 1000 से डिवाइड कर लोगे, तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी. हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं कैलकुलेटर से. इन सच प्रॉब्लम्स बेसिकली वो लोग आपसे क्या कहते हैं कि सन की एक इलेक्ट्रिक बॉल है जिसकी हाइट है h. सन की शेडो पहले x y डिस्टेंस पे थी, अब x प्लस वाई पे हो गया. पहले x प्लस वाई पे थी, y पे हो गई. तो इलेक्ट्रिक बॉल की हाइट बताओ. तो बेसिकली आपको x गिवन होगा, तो चेंज जो है, और एंगल θ1 एंड θ2 विल ऑल्सो गिवन टू यू, और आपसे वो कहेंगे कैलकुलेट द हाइट. तो ऑल ऑफ यू नो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cot θ1, आप मुझे कहेंगे cot θ1 इज गिवन बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस कितना है, x प्लस वाई अपॉन h. आपसे मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cot θ2, आप लोग कहेंगे y अपॉन h. अब मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट cot θ1 माइनस cot θ2. यू विल से मी x प्लस वाई माइनस वाई, व्हाट यू विल से x अपॉन h. मुझे तो h निकालना, h कितना हो गया, x अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2. यानी आपको x गिवन होगा, θ1 गिवन होगा, θ2 गिवन होगा. इलेक्ट्रिक पोल की हाइट निकाल लोगे. मींस सन की शेडो आ रही है, पहले इतनी डिस्टेंस पे थी, अब इतना इंक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया. ऐसा लॉजिक लगेगा इन सवालों में. ठीक है. रेडियस ऑफ एटम बाय यूजिंग अवोगाड्रो थ्योरी. अवोगाड्रो ने एक थ्योरी दी. उन्होंने कहा the actual volume occupied by the atom in 1 gram of a substance is 2/3 of the volume occupied by the 1 gram of substance. बेसिकली एवोगाड्रो ने क्या कहा आप लोगों को और हमको, उन्होंने कहा कि किसी भी कंटेनर में अगर आप मॉलिक्यूल रख रहे हैं, तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देयर इज सम स्पेस इज एम्प्टी. कुछ ना कुछ स्पेस आपको एम्प्टी दिख रहा है. इसी पे उन्होंने लॉजिक बना के बोला द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम in 1 gram of a substance is 2/3 of the volume occupied by 1 gram of the substance. अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं. Let us consider a sample of substance of mass m and volume v. If capital M is molecular weight and n is the Avogadro. तो आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एटम्स
इन गिवन सैंपल, ये जो आपको सैंपल गिवन है इसमें कितने एटम्स हैं? आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, या आप सबको विजिबल हो रहा होगा. इट इज रिटन एज द n by m into small m. आई होप इट इज, m मोलिकुलर वेट है तो m में n है तो 1 में n by m, स्मॉल m में into स्मॉल m. अब व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम? अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अगर एक की रेडियस r है, एक का वॉल्यूम कितना हो गया 4/5, 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे क्या लिखोगे n by m इंटू m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. आपने मान लिया r इज द रेडियस ऑफ ईच एटम. आप लिख लें यहाँ पे दिस r इज द रेडियस ऑफ ईच एटम. ये आपको लॉजिकली क्लियर हो गया. अब अवोगाद्रो ने क्या कहा, जो भी एक्चुअल वॉल्यूम है, कितना एक्चुअल वॉल्यूम है n by m इंटू स्मॉल m 4/3 पाई आर क्यूब. इट इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस. 2/3 ऑफ द वॉल्यूम, ये आपको पता चल गया. यहाँ पे आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. अब जो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इट्स वेरी क्वाइट इजी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज आर क्यूब में आंसर आएगा तो जो भी वैल्यूज इधर आएगी उसको 1/3 कर दोगे. इज इट ओके? अच्छा, एक सिचुएशन और है यहाँ पे. दिस ओलिक एसिड इज सोपी सॉल्यूशन टाइप मटेरियल. अब आप इसे साइज कैसे डिटरमाइन करोगे? देयर इज वन सिंपल लॉजिक एंड कंसेप्ट बिहाइंड इट. सपोज आप 1 cc ऑफ ओलिक एसिड लेते हैं एंड यू मिक्स विद 20 cc ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, ओनली ओलिक एसिड बचेगा. वही आपको चाहिए कैलकुलेशन. तो roughly concentration of the oleic acid will be given by 1/20. Why I am talking to roughly? Because otherwise it should be 1/21. So 1/20 is the concentration of the oleic acid. Now what we say? Again we take 1 cc of this mixture. 1 cc of this mixture. And we mix 20 cc of alcohol. Again you will say concentration of the oleic acid is given by 1/20. तो ऑलरेडी थी, फिर 20 हो गई. लाइक दिस. ये जरूरी 20 लो, आप 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, डिपेंड्स. अब ये जो मिक्सचर बन गया उसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? रफली 1/400. आपने क्या किया, n ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन लीजिए. टू टेक n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन लाइक दिस. अब एक ड्रॉप का अगर वॉल्यूम v मानता हूं तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया? nv. लेकिन उसमें ओलिक एसिड कितना है? nv/20 into 20 means 400, because this is written as a 1/400. तो आपने n ड्रॉप ली and you pour the n drop on the water surface and you stress the water surface in such a way कि जो भी लेयर बन गई उसमें थिकनेस ओनली 1 मॉलिक्यूल की आ गई. तो जो थिकनेस आ गई 1 मॉलिक्यूल आ गया. आपने ट्रेस पेपर लिया, उसके ऊपर रखा, एल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया, जो ओलिक एसिड सोपी सॉल्यूशन था उस पर ट्रेस हो गया. आपने एरिया निकाल लिया. तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज द एरिया इनटू थिकनेस टी. यानी थिकनेस किसकी? 1 मॉलिक्यूल की. तो हम साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर हम निकालते हैं तो हम कह सकते हैं साइज और थिकनेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज nv/400 into a. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, आगे चलते हैं. तो अब नेक्स्ट आता है पैरेलैक्स मेथड. बेसिकली आप सिंपल लॉजिक है इसके पीछे. अगर आप एक पेन रखते हैं एंड यू क्लोज वन आई, यू सी इट इज अपरेंटली शिफ्टिंग, नॉट रियली शिफ्टिंग बट अपरेंटली हिल जाता है. इफ यू क्लोज अदर आई देन अगेन इट इज शिफ्टिंग इन अनदर डायरेक्शन. तो जो अपरेंट शिफ्ट हो रहा है विद द मूवमेंट ऑफ द आई, इसको आप लोग बोलोगे पैरेलैक्स. ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं. द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to position of the eye with respect to other object is known as the parallax. ये जो अपरेंट शिफ्ट हो रहा है इसको हम लोग पैरेलैक्स बोल रहे हैं. अब आपको निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ. एक काफी फार अवे प्लेनेट है, उसके आपको अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है. सपोज यू से दिस इज द अर्थ, ये हमारी अर्थ है.
एंड दिस इज द डिस्टेंस प्लेनेट। एक बार आप यहां से देख रहे हो इस प्लेनेट को, इसका एंगल देख रहे हो, टेलीस्कोप लिया और आपने इसका पोजीशन नोट किया और एंगुलर पोजीशन नोट किया, सपोज ये थीटा बनाया, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस विल बी आल्सो थीटा 1। Similarly, you are observing this planet just from diametrically opposite end. You take the telescope, you observe this angle theta 2, this angle will be also theta 2. अब आपने theta 1 और theta 2 मेजर कर लिया, theta 1 plus theta 2 is theta. अब theta क्या है, तो arc upon radius. आपका लॉजिक क्या है, theta is given by arc upon radius. And we have discussed when very far away situation straight line can be taken as the arc can be taken as the straight line. तो arc को आप क्या लिखेंगे, थीटा की जगह तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया, arc की जगह क्या लिखेंगे आप, डायमीटर ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस। रेडियस मीन्स ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को मैं x निकाल लेता हूँ, वही मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x को क्या लिखूंगा मैं, डायमीटर ऑफ द अर्थ अपॉन थीटा। अब अर्थ की रेडियस तो आप लोगों को लर्न है, नहीं तो आपको करना होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय 6400 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ आ जाएगी। अब डायमीटर ऑफ द अर्थ विल ट्वाइस ऑफ दिस। थीटा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इट शुड बी इन द रेडियन। अगर आपको डिग्री में दिया तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज ये भी ऐसा यूनिट है तो ये भी ऐसा यूनिट होना कंपलसरी है। समटाइम्स इट मे बी गिवन टू यू, ये डिस्टेंस आपको लाइट ईयर में देते हैं, पार्सेक में देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देते हैं, तो आंसर उसी के करस्पॉन्डिंग आपको लेके आना है। तो मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ द मून यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, सेम सिचुएशन। अब यहाँ पे आपको मून का डायमीटर मेजर करना है, ये आपका मून है साहब, और ये इसका डायमीटर है जो आपको मेजर करना है। ये हमारी अर्थ है, you observe the one end of the moon with the help of the telescope. टेलीस्कोप को टर्न करोगे, दूसरा एंड देखोगे अर्थ के यहाँ से। आई होप दिस थीटा कैन बी इजीली मेजर टू यू। अब आपको डायमीटर ऑफ द मून निकालना है, ये तो आपका पैरेलैक्टिक एंगल हो गया, कभी कभी बुक में लिखा होगा सवालों में, दिस इज पैरेलैक्टिक एंगल, यही है बेसिस। इस डिस्टेंस को हम लोग बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस आर। अब आपको निकालना डायमीटर ऑफ द मून, यानी बी निकालना है, तो थीटा इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस, तो बी इज गिवन बाय थीटा इनटू आर। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, आर में मस्ट बी इन मीटर। अगर आपको लाइट ईयर, पार्सेक, किलोमीटर में दे रखा तो यू कैन यूज इट, बट कीप इट माइंड थीटा मस्ट बी ऑलवेज इन द रेडियन। डिग्री में नहीं लेना, मिनट में नहीं लेना, सेकेंड में नहीं लेना। अच्छा, why the parallax method is used to determine the distance to the star closer than 650 light year? दूर के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? देखो, सपोज दिस इज द स्टार, ठीक है, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका एक एंड देख रहे हो, दूसरा एंड देख रहे हो, तो आप यहाँ से आपको ये एंगल निकालना जरूरी हो गया, एंगल ऑफ पैरेलैक्स थीटा। अब आप फील करो, जैसे जैसे स्टार को यहाँ से दूर लेके जाओगे इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, जितना दूर जाएगा उतना आपका एंगल चेंज होता जाएगा, थीटा डिक्रीज होता जाएगा। अब बहुत दूर चलेगी, यू आर गोइंग 650 लाइट ईयर से भी दूर चलेगा, थीटा इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द स्टार व्हिच इज क्लोजर देन 650 लाइट ईयर्स। अब एक सवाल आ रहा है, हम डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन प्लैनेट Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometer from the Earth. अब आपको डिस्टेंस दे रखी है 824.7, R is given to you 824.7 million kilometer means 10⁻⁶ kilometers from the Earth। ठीक है साहब, ये आपका अर्थ है, ये आपका जुपिटर है, इन दोनों में डिस्टेंस गिवन। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड, यानी आप अर्थ से जुपिटर को देख रहे हो और इसका एंगुलर डायमीटर मेजर कर रहे हो, यानी एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और आपको जो थीटा गिवन है एंगुलर डायमीटर, इट इज गिवन यू 35.72 सेकेंड। तो पहले तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है,
तो आप क्या लिखोगे 35.72 अपॉन 3600। पहले तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर लोगे पाई अपॉन 180, ये जो भी आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। आपको निकालना डायमीटर ऑफ द जुपिटर, यानी हम लोगों को ये वाला डायमीटर निकालना जुपिटर को, जिसको आप बेसिस भी बोल सकते हो, लाइक दिस। तो एज यू नो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस है आपकी आर, बी अपॉन आर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, बी की वैल्यू निकालनी है, बी इज गिवन बाई आर इंटू थीटा। तो बी इज गिवन बाई आर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 824.7 इंटू 10⁶। थीटा इज नथिंग बट 35.72 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर्स में, क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में रखा है। तो हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 824.7 इंटू 10⁶, 35.72 3600 इंटू पाई अपॉन 180। आप लोग देखेंगे व्हेन यू कैलकुलेटेड योर आंसर विल बी 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। So this is the application of the parallax method in the physics. एक सवाल और देख लेते हैं। The parallax of the heavenly body measured from 2 points diametrically opposite on the equator of the earth is 1 minute. चलो, ये हमारी अर्थ है। There are 2 diametrically opposite point और ये आपका heavenly body है कोई भी, like स्टार। इसका जो यहाँ से देख रहे हो और यहाँ से देख रहे हो, ये जो पैरेलैक्टिक एंगल आ रहा है थीटा, ये आ रहा है आपका 1 मिनट। इज इट क्लियर? सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, 1/60 डिग्री आ गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपको फील हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस कितना गिवन है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2 इंटू 6400 किलोमीटर, लाइक दिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी आपको ये वैल्यू x निकालनी है लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालनी है। तो और मीटर के हिसाब से दे रखा, तो मैं b को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, क्या लिखूंगा 2 इंटू 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इंटू 10⁻³ मीटर। अब आपको x कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं थीटा इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी b अपॉन थीटा। आप b की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 6400 किलोमीटर, थीटा पुट करोगे 1/60 इंटू पाई अपॉन 180। आई होप ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो x आएगा वो मीटर में आएगा, लेकिन आपको तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चाहिए, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको किससे डिवाइड करोगे 1.5 इंटू 10⁻11 से। तो आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपकी x की वैल्यू आएगी, वो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इट विल बी गिवन बाय 0.29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रोक्सीमेटली, लाइक दिस। चलो अब आगे चलते हैं। अभी एक एग्जांपल और आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, यानी ये अपना सन है। आप इसका एंगुलर डायमीटर यानी कि आप एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन ये है, लाइक दिस, एंड व्हाट इज गिवन टू यू, आपको थीटा गिवन। थीटा कितना गिवन है 1920 सेकेंड। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे 1920 अपॉन 3600। अब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई अपॉन 180, और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लो, ये तो रेडियन में आ गया साहब। अब ये कह रहा था डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, आपको डी दे रखा है। डिस्टेंस डी इज गिवन टू यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको लीनियर डायमीटर निकालना है, यानी हमें ये बेसिस निकालना है। ये जो बेसिस है बी, वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से बेसिस कितना आ गया जो आपको निकालना है, थीटा इंटू डी। थीटा की वैल्यू पुट करोगे, डी की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम लोग थीटा और डी पुट करके कैलकुलेशन देख के फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग
you will get 0.012 into 10 raised to power 11 meter. It may be also approximately. So this is the calculation. Then this is the right approach to solve these parallax method numericals. नेक्स्ट देखते हैं. अभी एग्जांपल हो रहा है हमारे पास. यहाँ पे देखिए, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे. सपोज एक स्टार है, ये हमारी अर्थ है, आपको ये डिस्टेंस गिवन है, इट इज गिवन यू 4.29 लाइट ईयर. हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द पार्सेक. पहले तो इसको पार्सेक में कन्वर्ट कर लो. हम जानते हैं 1 पार्सेक इज गिवन बाय 3.26 लाइट ईयर. तो इतने लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट कर लोगे, डिवाइडेड बाय 3.26 कर लो. तो ये मैं डायरेक्ट कन्वर्जन कर लेता हूँ. 4.29 डिवाइडेड बाय 3.26, you will get 1.32 पार्सेक. एक चीज तो आपकी क्लियर होगी. पहला पार्ट तो यही खत्म हो गया. अब आगे चलो. हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम अल्फा सेंचुरी शो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. तो देखो, इसके लिए आप क्या सोचेंगे. देखो, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है जो सन की चारों तरफ चल रही है. 6 मंथ अपार्ट मीन्स अगर आपकी अर्थ यहाँ है, 6 मंथ बाद हमारी अर्थ यहाँ आ गई. ये बात हमें फेल हो गई. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. वी ऑल इंटेलिजेंट. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार. एक स्टार ले लो, ये वाला अल्फा सेंचुरी इसका नाम है. शो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट. यानी एक बार आप यहाँ से देख रहे हो और एक बार आप यहाँ से देख रहे हो. ठीक है जी, ये बात फील हो गई आपको. आपको ये पैरेलैक्स निकालना है, यानी कि आपको ये एंगल थीटा निकालना है. अब देखो जी, थीटा क्या होता है. आर्क अपॉन रेडियस. आर्क में तो कोई पंगा ही नहीं है जी. ये कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये तो आपको दिख ही रहा है. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1.49 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 मीटर. इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 1.496 कर लो इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 मीटर अपॉन डिस्टेंस कितनी है जी, 4.29 लाइट ईयर. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अर्थ से लेके स्टार तक की. तो आप क्या लिखोगे, 4.29 लाइट ईयर. लाइट ईयर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो जी. 4.29 लाइट ईयर इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में. तो हम देख रहे हैं इसकी जो कैलकुलेशन है, वहाँ से थीटा हमारा आ रहा है 7.37 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन. बिकॉज ये मीटर में दोनों एसआई में, तो थीटा भी एसआई में आएगा. कितना आ जाएगा जी, रेडियन. नेक्स्ट देखते हैं. केपलर्स थर्ड लॉ. ओनली इसका स्टेटमेंट लर्न करना है बिकॉज कुछ न्यूमेरिकल यहाँ बन जाते हैं, पर ग्रेविटेशन डिटेल में पढ़ेंगे. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. एक प्लेनेट का टाइम पीरियड T1 है, दूसरे का T2 है, इसके अर्थ से डिस्टेंस R1 है, दूसरे की R2 है. तो 3 आउट ऑफ 4 3 वैल्यूज विल बी गिवन टू यू. तो आप T1 बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यूब लगाओगे, आंसर आ जाएगा. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये बेसिकली आपका एक चैप्टर है, डॉपलर इफेक्ट आएगा वेव्स में, वहाँ इसका डिटेल आएगा. अभी आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. बस इतना याद रखना है. यानी आपको यहाँ के लॉजिक ध्यान रखना, I1 बाई I2 इज गिवन बाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. एक स्टार है, वहाँ से लाइट आ रही है, उसकी डिस्टेंस R1 है, इंटेंसिटी I1 है. दूसरा स्टार या सेम स्टार अगर R2 डिस्टेंस से चला गया तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी. ये वाले सवाल यहाँ पे आते हैं. एक सवाल और देखिए पैरेलैक्स का. द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार. ठीक है. द डिस्टेंस, द बेस लाइन AB इज द लाइन जॉइनिंग द अर्थ टू लोकेशन 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है जो इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है.
एक बार पोजीशन यहाँ है तो 6 मंथ बाद पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगी। और ये डिस्टेंस है जो बेस लाइन बोलते हैं हम इसको, दिस डिस्टेंस इज बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी इज गिवन टू अस 3 × 10⁻11 मीटर, ये हमें गिवन है। However, even the nearest star are so distant that with such a long baseline they show parallax only the order of 1 second, यानी कि एक स्टार बहुत पास में तो पैरालैक्स 1 सेकंड का ही आ रहा है। 1 सेकंड का पैरालैक्स का मतलब आपको कुछ फील होना चाहिए। A parsec is the convenient unit of the length on the astronomical scale. It is the distance of the object that will show a parallax of 1 second. अब पैरालैक्स को 1 सेकंड शो हो रहा है इस स्टार का, ये हेवनली बॉडी का, तो 1 सेकंड का मतलब अगर आप अर्थ और सन को कंपेयर कर रहे हो और ये जो एंगल है थीटा, ये आपको 1 सेकंड गिवन है। पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 1/3600 डिग्री, फिर आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 1/3600 इंटू π/180 रेडियन, ये भी हमारा काम हो गया। और ये अगर 1 सेकेंड एंगल है, ये डिस्टेंस आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है 1 पार्सेक, दैट वी हैव डिस्कस्ड। baseline equal distance, how much is the parsec, how much is a parsec in terms of the meter, ठीक है सब, पार्सेक को आपको मीटर के फॉर्म में निकालना है। अब हम लोग क्या सोचेंगे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है जी। आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या हो गया आर्क अपॉन थीटा, आर्क कितना हो गया b/2, b/2 करोगे तो कितना लिखोगे 3 × 10⁻11/2, थीटा कितना लिखोगे 1/3600 इंटू π/180। हम इसको सोल्व करते हैं, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3.08 इंटू 10⁻, ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर कैलकुलेशन है। मैं एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेशन क्या कर रखी है मैंने। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल क्लियरली, 3.08 10⁻16 भी हो सकती है, एंड दिस इज 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 10⁻18 मीटर, 10⁻16 मीटर, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। एक सवाल और आ गया, द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ द 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द 35 मिलीमीटर स्लाइड, ठीक है जी। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज दिस। देखो अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन यू 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इमेज दैट यू आर गेटिंग 1.55 मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या लिखोगे 1.55 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। अब देखो सबसे पहले मैं एरियल मैग्निफिकेशन लिख लेता हूँ। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा, एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैलकुलेशन हम देखते हैं तो ये हमारा आता है 8857। अब मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज रूट ऑफ द एरियल मैग्निफिकेशन √8857। हम √8857 निकाल लेता हूँ, यू विल गेट 94.1। तो दिस इज द अप्रोच, इस अप्रोच से आपको इस सवाल को कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, अभी एक सवाल और है, 1 mole of an ideal gas at STP occupy 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, ठीक है जी। ये तो केमिस्ट्री का ज्यादा है, फिजिक्स से है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, हमें निकालना रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। देखो सबसे पहले हम लोग मोलर वॉल्यूम की बात करें, वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है।
1 मोल है तो कितना हो गया 22.4 लीटर आपको गिवन है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर। तो आई थिंक मोलर वॉल्यूम में तो आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्यूबिक मीटर सॉरी, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब एटॉमिक वॉल्यूम की बात कर लें। एटॉमिक वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, एक मॉलिक्यूल की साइज है d इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस इसकी हाफ कर लो 1/2 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस हो गई 1/2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो एटॉमिक वॉल्यूम निकालने 1 मोल के लिए क्या लिखोगे, एक के लिए कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू n है, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम ये लिखोगे मॉलिक्यूल्स। अब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 1/2 10⁻⁻10, एन में आप इंटेलिजेंट हो 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसकी कैलकुलेशन अलग से हम देख लेते हैं। इट विल बी 3.15 इंटू 10⁻⁻7 क्यूबिक मीटर, और इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट गिवन है, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, दोनों को डिवाइड करो। व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट द आंसर 7.1 -3 -7 + 7 ओके इंटू 10⁻⁴। बाकी तो डिवाइड हो जाएगा, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर यूनिट तो कुछ आएगा नहीं, ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप ये भी सोल्व कर लेंगे, आगे देखते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। सो आई होप आप लोगों ने सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर ढंग से सुने होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। इट विल बी 2.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर। ये सवाल भी हो गया आपका। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी